जनता की आवाज़ जो सरकार के खिलाफ उठी है, एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान मानी जाती है और अ, ऐसा ही एक हमें हड़ताल जो विभिन्न कर्मचारी संघ के लोग मिलके कर रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है और भूपेश बघेल लंबे टाइम से विभिन्न तरह की योजनाएँ ला रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को साथ सकें और उन्हें अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सकें। लेकिन यहाँ जितना कर्मचारियों का जमावड़ा हुआ है, उसे देख के बिल्कुल भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि कर्मचारी संघ, कर्मचारी लोग सरकार से खुश हैं और उसी सिलसिले में यहाँ पे मौजूद है बहुत सारे विभिन्न वर्गों के विभिन्न विभागों के कर्मचारी जिन्होंने यहाँ पे हड़ताल किया हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका और कौन से विभाग से हैं आप? मैं आलोक मिश्रा, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। सर किन मांगों को लेकर के आप यहाँ उपस्थित हुए हैं? हम लोग की बहुत सी मांग है, 24 सूत्री मांगों का ज्ञापन दे रहे हैं और महासंघ की जो मांग है, हमारा संगठन महासंघ का प्रमुख घटक दल है। जो भी मांगे हैं हमारी, हम पूर्व में भी दे चुके हैं कई बार, लेकिन हमारे जैसा आप जानते हैं, आश्वासन मंत्री हैं भूपेश बघेल जी, घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, कोई भी घोषणा करते आज तक पूरा नहीं होता है। कर्मचारियों को, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी कोरोना भत्ता देंगे करके घोषणा किए थे। आप ही लोग के टीवी समाचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सभी न्यूज़ चैनलों में प्रसारित हुआ था उनकी घोषणा, लेकिन आज तक किसी को 1 रुपये का कोरोना भत्ता नहीं मिला। उल्टा हमारे द्वारा हमारे लोगों का, कर्मचारियों का, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन जबरन काट दिया गया, जिसके लिए हमको माननीय उच्च न्यायालय तक में केस दायर करना पड़ा और आज भी उसका फैसला लंबित है उच्च न्यायालय में। और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सभी छत्तीसगढ़ सरकार के सभी जितने बड़े अधिकारी हैं, चाहे मुख्य सचिव हों, चाहे वित्त सचिव हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के सचिव हों, सभी को नोटिस भी जारी किया गया है और जितनी लंबित मांगे हैं सबको रोक कर रखा गया है। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए महासंघ और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ आज का 1 दिन का सामूहिक ऐच्छिक अवकाश का पूरे प्रदेश में कार्यक्रम रखा गया है। और ये अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, शासन का ध्यान तब भी आकृष्ट नहीं होता है, तो हम लोग भविष्य में बहुत जल्दी आज के कार्यक्रम की समीक्षा करके अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा करेंगे और पूरे प्रदेश में सभी कर्मचारी जो हमारे महासंघ से जुड़े हुए हैं, कर्मचारी अधिकारी महासंघ से और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से, पूरे अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं को बंद कर देंगे और निश्चितकालीन आंदोलन में चले जाएंगे। सर कितने कर्मचारी होंगे आपके साथ? हमारे साथ लगभग 40,000 कर्मचारी हैं, नियमित और संविदा कर्मचारी, जीवन दीप के कर्मचारी भी हमारे साथ हैं। लगभग हमारे साथ नियमित कर्मचारी 24-25 हज़ार हैं, अनियमित कर्मचारी 15,000 हैं, जीवन दीप के कर्मचारी 8-10 हज़ार हैं। लगभग सभी को मिला के अगर जोड़ा जाए तो लगभग 50,000 कर्मचारी हमारे साथ में हैं। स्वास्थ्य। सर क्या नाम है आपका? मैं अनिल शुक्ला, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रदेश में कर्मचारी अधिकारी महासंघ का या स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आंदोलन का सवाल नहीं है। पूरे प्रदेश में एक कर्मचारियों का एक असंतोष का वातावरण बना हुआ। इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है और उसके मुखिया भूपेश सरकार और टी.एस. सिंहदेव। ये जब सत्ता से बाहर थे तो ये पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में घूम घूम के जन घोषणा पत्र बनाए और यहाँ पे बूढ़ा तालाब में जितने भी आंदोलन होते थे, उन सभी आंदोलनों में आके ये कहते थे कि यदि हम सरकार में आए तो आपकी ये मांगों को इतने दिन में पूरा कर देंगे। और सरकार जब इनकी आ गई तो सरकार आने के बाद में जब 19 में भूपेश सरकार ने पहला बजट प्रस्तुत किया, 18 में इनकी 18 दिसंबर को सरकार बनी, तो मार्च के बजट में इन्होंने ये कहा कि ये साल किसानों का है और अगला साल होगा कर्मचारियों का। तब से कर्मचारी 2020, 21, 22 तक लगातार इनसे उम्मीद लगाए रहे कि अब कर्मचारियों की बारी है, लेकिन ये सरकार कर्मचारियों को छलते जा रही है और अब कर्मचारियों के जो धैर्य है उसका सब्र जो है फूट पड़ा है, इसलिए कि अब ये चुनावी वर्ष आ गया है। सबको मालूम है कि 4 महीने के बाद में आचार संहिता लग जाएगी और ये जो 1 मार्च को जो बजट होगा वो इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट होगा और चुनावी बजट होगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ कोई आंदोलन करने का फितरत लेके हमेशा नहीं घूमता है, शासन से बहुत समाधान पूर्वक चर्चा करता है। 13 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री निवास में बुला के और हमसे समझौता वार्ता किया और 6% की सौगात दिया और उस समय वादा किया था कि जो बचा हुआ डीए है उसको हम दिवाली के समय दे देंगे और गृह भाड़े भत्ते पे भी अतिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। आज गृह भाड़ा भत्ता जो हमको 2010-11 के आधार पर मिल रहा है, आज 11 साल हो गए, आज तक हमारा गृह भाड़ा भत्ता रिवाइज नहीं हुआ। आज हम डीए के मामले में मध्य प्रदेश से भी पीछे, 5% हम डीए के मामले में पीछे चल रहे हैं।
इसी प्रकार से 4 स्तरीय वेतनमान का इन्होंने घोषणा किया चुनावी घोषणा पत्र में, उसका कोई रता पता नहीं। अभी इन्होंने पेंशन के मुद्दे में उलझा दिया, नई पेंशन पुरानी पेंशन की इन्होंने बजट में घोषणा, पिछले बजट में घोषणा किया, लेकिन अब उसके बाद में 1 साल उन्होंने पैसा काट लिया और पैसा काटने के बाद में आज जो शर्तें लाद रहे हैं, उस शर्तों के साथ में कोई भी कर्मचारी पुरानी पेंशन लेना नहीं चाहता। कर्मचारी बड़ा अधर में है कि मैं पुरानी पेंशन में जाऊं कि नई पेंशन में जाऊं। इसी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो मांग है, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जिस दिन कोरोना यहाँ पे घोषित हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा किया कि हम इनको कोरोना भत्ता देंगे। कोरोना भत्ता देने की बात तो दूर रही, ये कोरोना के कर्मवीर है जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में लेके प्रदेश के 2 करोड़ लोगों की जान बचाया। उनके लिए इनका एक दिन का वेतन भी काट लिया गया और उसके बाद में इनकी वेतन विसंगति, आज 22 साल हो चुका, वेतन विसंगति के लिए प्रस्ताव जा चुका है, लेकिन आज तक वो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनको 13 महीने का वेतन मिलना चाहिए। जब आप पुलिस वालों को दे रहे हो, मंत्रालय के वित्त विभाग के कर्मचारियों को दे रहे हो जो बनाते हैं, तो इनको भी दिया जाना चाहिए। अभी हमारी यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, आज करीब करीब 110 दिन 115 दिन से प्रदेश सरकार ने 18 दिसंबर को पूरे प्रदेश में गौरव दिवस मनाया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कहना चाहता हूं कि आपको गौरव दिवस तब मनाना चाहिए कि जब इस प्रदेश की ये अनुकंपा पीड़ित बहनें जो आज 140 दिन से बैठी हुई है, इनके पति जो है तो स्वास्थ्य शिक्षा कर्मी रहते हुए दिवंगत हो गए, आपने इनको अनुकंपा नहीं दिया। हमारे जो कोरोना के कर्मवीर थे उनको आपने 1 रुपये भत्ता नहीं दिया। हमारे यहाँ जो अनुकंपा नियुक्तियों में आपने बंधन लगा के रखा है। आप जो अर्जित अवकाश जो 240 दिन है उसको 300 दिन मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, तो आप उसको नहीं दे रहे हैं। हमारे जो भत्ते, अभी हमारा एक साथी स्टेनो रेडियोग्राफर ने बताया कि 27 साल पहले की दर पे हमको 70 रुपये भत्ता, 50 रुपये भत्ता मिलता है। इसी प्रकार से आपको ये जो गृह भाड़ा भत्ता है 11 साल पुराना है। वाहन भत्ता 100 रुपये दिया जा रहा है कर्मचारियों को 2007 में, जबकि पेट्रोल का रेट आज 105 रुपये हो गया। चिकित्सा भत्ता आज 200 रुपये दिया जा रहा है, जबकि एक डॉक्टर की फीस, कंसल्टेंसी फीस 350 रुपये है। अनुसूचित क्षेत्र भत्ता 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, ये 1974 के आधार पर दिए जा रहे हैं। आज 20 साल 25 साल हो गए, सारे भत्ते रिवाइज नहीं किया, लेकिन सरकार अपने भत्ते बढ़ा लेती है, सरकार अपने वेतन बढ़ा लेती है। इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से आज ये हमारा कोई जंगी प्रदर्शन नहीं है, ना हम सरकार को ताकत दिखाने। हम लोगों ने 12 जनवरी को एक ज्ञापन सौंपा दिया था और उस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह किया था कि आप जब भी बजट बनाएं तो ये कर्मचारियों के इन सारे मुद्दों को आप शामिल करिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रदेश की यदि संवेदनशील सरकार होगी, कर्मचारी हितैषी सरकार होगी, तो ये अपने बजट में इन सारे बिंदुओं का प्रावधान करेगी। और 6 मार्च को शायद इनका बजट भाषण है। यदि 6 मार्च को बजट में कर्मचारियों की उपेक्षा हुई तो छत्तीसगढ़ के समस्त कर्मचारी अधिकारी इस सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालेंगे और ईंट से ईंट बजाकर दिखा देंगे। क्या लगता है सर, भूपेश बघेल सरकार क्यों आप लोगों के मांग को नहीं मान रही है? भूपेश बघेल सरकार जो है तो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और यहाँ के प्रदेश के जो आईएएस अधिकारी है, ये आईएएस अधिकारी भूपेश सरकार को गुमराह कर रहे हैं, वो असली स्थिति नहीं बता रहे हैं। और भूपेश सरकार को ये उम्मीद है कि ये हमारी जो सरकार है वो सिर्फ किसानों की सरकार है और किसानों के बल पे हमारी सरकार पुनः सत्ता में आ जाएगी। लेकिन अभी भूपेश बघेल जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव के प्रभारी थे और उनको यहाँ पे मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों ने भाजपा को सत्ता से उतार दिया। तो कर्मचारियों की बहुत बड़ी ताकत है। ये 90 विधानसभा है और किसी भी विधानसभा में आंकड़ा 2000, 2500, 5000 से ज्यादा नहीं है और प्रत्येक एक विधानसभा में 15,000 से लेकर 20,000 कर्मचारियों का वोट है। तो सरकार यदि कर्मचारियों को उनके हक का निवाला छीन के और प्रदेश के अंदर में खैरात बांटेगी या प्रदेश के बाहर खैरात बांटेगी तो उसे कर्मचारी, छत्तीसगढ़ का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ का कर्मचारी भूपेश सरकार के व्यक्तिगत खजाने से कुछ नहीं मांगता है, वो मांगता है अपना अधिकार। यदि आपको सरकार को आए दिन पुरस्कार मिलते हैं तो यदि आप पुरस्कार लेते हो तो ये पुरस्कार के हकदार ये कर्मचारी हैं। इनको आप समय पर महंगाई भत्ता दो, गृह भाड़ा भत्ता दो, वेतन विसंगतियों का निराकरण करिए। आज 22 साल 23 साल के बाद में भी कर्मचारी लोग, लिपिक साथी, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षक साथी, सारे के सारे लोग अपनी विसंगतियों को लेकर बैठे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका, कौन से विभाग से हैं? महेंद्र सिंह राजपूत, अध्यक्ष मंत्रालय कर्मचारी संघ। सर क्यों भूपेश बघेल आप लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कोई मांग को मान नहीं रहे?
देखिए, प्रदेश का कर्मचारी जो है विगत 4 वर्ष से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखता रहा है और इसमें समस्त विभागों के कर्मचारी साथी हैं। आज आपके सामने जो दिख रहे हैं वो सारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने का 2 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य किया। इनके साथ जो है स्पष्ट रूप से छलावा हुआ है और प्रदेश के सारे कर्मचारी उसी प्रकार से छला हुआ महसूस कर रहे हैं। ये सरकार पता नहीं किस कुंभकर्ण निद्रा में सोई हुई है, किस अहंकार में ये लोग सोए हुए हैं, ये समझ से परे है। बार-बार जब हम अपनी बात को रखते हैं, हमको केवल आश्वासन का झुनझुना दिया जाता है। विगत अगस्त माह में जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, अगस्त माह में जब हम सीएम साहब से मिले, उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि आपके जो भी भत्ते हैं वो आपको रिवाइज़ किए जाएँगे, जो समय पे डीए आपको मिल जाएगा और बाकी जो माँगे हैं उस पे बिल्कुल हम अपने सचिवों को और अपने जो भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित करेंगे कि उनका समाधान यथाशीघ्र निकाले। लेकिन आज चुनाव के मोड़ में सरकार आ गई है, फिर भी हम कर्मचारी आज आंदोलित होने को मजबूर हो रहे हैं। अब ये इस सरकार के साथ अब सीधे-सीधे दो-दो हाथ की लड़ाई का समय आ गया है, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। सर कुछ दिन पहले ही सीएम ने अपने काफिले में लगभग 10 से 12 नई गाड़ियां जोड़ी, महंगी गाड़ियां जोड़ी। उसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि जो नया रायपुर है वहाँ पे सीएम और विधायकों के नए नए बंगले बन रहे हैं और उसके आवास बन रहे हैं, और उसके बाद आप लोग जो कर्मचारी लोग हो इतने संतुष्ट हो, फिर भी सरकार अपने जो वेतन में वृद्धि कर रही है, अपने हिसाब से आराम से अपना जो दिन है काट रही है, इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? हमको इस बात से कोई परहेज नहीं है कि सरकार अपने लिए क्या खरीद रही है, सरकार किसको कहाँ दे रही है, किसको क्या। हम केवल अपनी बात कर रहे हैं कि हम अपना वाजिब हक मांग रहे हैं, कर्मचारी अपने हक की बात कर रहा है, हमको हमारा हक प्राप्त हो। सरकार अपने लिए क्या निर्णय लेती है वो उनका विवेक का क्षेत्र है, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है, उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो वास्तविक मांगें, हमारी जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो हमारी समस्याएँ हैं, उसका निराकरण करें। 24 सूत्री मांगे हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी साथियों का है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। उस समय आपको ये बात क्यों याद नहीं आई कि आप हमारी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते? आपने जब वादा किया, आप घोषणा पत्र बनाते हैं कि घोषणा पत्र बनाते हैं? प्रदेश में इनका घोषणा पत्र केवल घोषणा पत्र बन गया है। कर्मचारी यही महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब स्थिति ये हो गई कि या तो हमारी सरकार ये बात सुने, अन्यथा वो उस कर्मचारियों का आक्रोश झेलने के लिए बिल्कुल बाध्य रहेगी। सर क्या नाम है आपका? मैं शिव कुमार पांडे हूँ। मैं छत्तीसगढ़ मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का प्रांताध्यक्ष हूँ। सर मुख्यतः कौन-कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्वास्थ्य कर्मियों को? मेन चीज़ क्या है, हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो है कोरोना काल के समय में पूरे विश्व में जो है महामारी छाया हुआ था। सभी कर्मचारियों के लिए जो है प्रतिबंधित था कि घर से बाहर ना निकलें। लेकिन हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी के अधिकारी सभी के सभी जो है अपने जीवन को जो है होम करते हुए उन्होंने जो है जा करके वहाँ पर जो अपने बलि देते हुए बहुत सारे लोग कर्मचारी हमारे इसमें बलिदान भी हो गए और अपनी सेवाएँ दिए। वर्तमान सरकार जो है कभी भी जो है आज हमारी लड़ाई जो चल रही है ये 22 सालों से चल रही है। वेतन विसंगति के संबंध में हम लोग लगातार इस संबंध में शासन प्रशासन को हम लोग जगा रहे हैं, बार बार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। अभी तक के हमारी जो मांग यथावत ज्यों के त्यों पड़ी हुई है। आज से 15 दिन पहले भी डेलीगेशन दिया जा चुका है, लेकिन उस डेलीगेशन पे किसी प्रकार कोई कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की गई है। यदि आज शासन हमारी डेलीगेशन पे बुलाकर हमसे बात चर्चा की होती तो ये स्थिति नहीं होती, हम यहाँ पे आके नहीं बैठते। और यदि शासन हमारी बातों को नहीं मानेगी तो आगे हमारे पूरे स्वास्थ्य कर्मचारी सभी संगठनों के एक साथ लामबंद हो जाएंगे और पूर्ण रूप से आगामी जो स्थिति में जो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन को जाएंगे। और इसमें शासन प्रशासन की जो होगी छवि खराब होगी, उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगी। और हम लोग जो है जायज़ मांगे हैं, इसको शासन से हमारी इस आपके मंच के माध्यम से यही है कि वो आए, हमारी मांगों को जायज़ को पूरा करें और शीघ्र कर्मचारी की समस्याओं का निराकरण करें। मैम क्या नाम है आपका? किस विभाग से आप? श्यामा देवी, महामंत्री नर्सिंग प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। ये हम लोग एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं शांति से, ताकि शासन सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो सके। हम लोग की कुछ लंबित मांगे हैं, जैसे डीए है, एचआरए है और प्रत्येक कैडर के कर्मचारियों का समयमान है, वेतनमान है और नर्सिंग कर्मचारियों का पदनाम परिवर्तन है, 3-4 इंक्रीमेंट है और वॉशिंग अलाउंस है। ये सब जो पेंडिंग चीज़ें हैं, जो शासन ने वादा किया लेकिन आज तक उन्होंने दिया नहीं, तो हम सिर्फ शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि वो हमारी सारी जायज़ जो मांगे हैं उनको वो पूरी करे। और यदि वो ऐसा नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के सारे कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पे चले जाएंगे। मैम हम देख रहे हैं कि जस्ट आपके बाजू में जो हड़ताल कर रही हैं महिलाएं, वो लगभग 140 दिन से बैठी हुई हैं और उनकी एक ही मांग है कि उनका अनुकंपा नियुक्ति होना चाहिए। और इस तरफ मैं देखता हूं कि आप लोग 24 सूत्रीय मांग लेके आए हैं, तो आपको क्या लगता है जो सरकार उनकी एक मांग को नहीं मान रही है वो आप लोग के 24 सूत्रीय मांगों को मानेगी?
सरकार को मानना तो सबका ही चाहिए, क्योंकि हर कोई किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है, तभी हड़ताल करते हैं। बिना किसी समस्या के तो कोई हड़ताल करना चाहेगा नहीं। इतने कड़ी धूप में कोई बैठना चाहेगा नहीं। सारे लोग सुख सुविधा भोगी व्यक्ति हैं, है ना, तो उसको छोड़ के कोई बिना समस्या के कोई हड़ताल पे नहीं जाएगा। तो हमारी 24 सूत्र मांगों में से हमारे एक संविदा कर्मचारियों का भी है, जिसमें इतने हरासमेंट के रूप से कार्य करवाया जाता है, जिससे सारे लोग बहुत परेशान हैं। और सिर्फ संविदा के होने की वजह से उनका हाथ पैर एक बंधा हुआ है, इस टाइप से प्रतीत होता है। जो वो एक बोलते हैं ना कि तुम ना मोटा सकते हो ना मर सकते हो, इस टाइप से सैलरी दे के संविदा में काम कराया जा रहा है। और जैसे ही कुछ करना चाहते हैं तो उसको लेटर पे लेटर ये दिया जाता है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, इस टाइप से। और एक और जो समस्या है कि बोला जाता है कि जैसे सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल से पैसा मिल के आता है, तो हमको शायद ऐसा लगता है कि हमको सिर्फ सेंट्रल लेवल से ही पेमेंट दिया जाता है, स्टेट लेवल का तो मिल ही नहीं रहा है। तभी संविदा कर्मचारियों का पेमेंट बहुत कम रहता है। तो क्या-क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ती है मैम एक वर्कर के रूप में? एक वर्कर के रूप में सबसे सर्वप्रथम तो ये है सर कि हमारे संविदा कर्मचारियों में कि कोई जहाँ नौकरी में है उनको वहीं रहना है, क्योंकि उनके ट्रांसफ़र का कोई नीति नहीं है, ऐसा कहना है ना, अपने शासन प्रशासन से। तो अगर एक महिला अगर प्रेग्नेंट है, एक उदाहरण स्वरूप अगर एक महीना प्रेग्नेंट है और वो एक ज़िले से दूसरे ज़िला आ रहा है, पर वो चाह के भी ट्रांसफ़र नहीं करवा सकती, क्योंकि नीति में नहीं है। पर मैं ये शासन से ये कहती हूँ, क्या वो एक महिला कर्मचारी, हालांकि संविदा है पर महिला तो है। अगर हम किसी दूसरे महिला के लिए प्रोटेक्टिव करने के लिए हमको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो एक संविदा कर्मचारी महिला को भी देना चाहिए, जो आप अन्य महिलाओं को देने के लिए आप हमको प्रशिक्षित कर रहे हैं। अगर वो सुविधाएं हमें खुद को नहीं मिलेगा तो हम दूसरे को कैसे देंगे। तो हम शासन से यही मांग करते हैं कि संविदा वाले पे भी आप जो वादा किए हैं उसको आप पूरा करिए, नहीं तो संघ के माध्यम से हम लेटर करेंगे, हड़ताल करेंगे, सब करेंगे। अपने हक के लिए लड़ना हमको उचित लगता है। सर क्या नाम है आपका और कौन से विभाग से हो आप? जी, मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ और छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रांतीय संयोजक रेडियोग्राफर प्रकोष्ठ, और हम अत्यधिक संवेदनशील रेडिएशन क्षेत्र में काम करते हैं। और रेडिएशन क्षेत्र का जो अलाउंस होता है वो हमको मिला करता है, लेकिन मात्र 50 रुपये मिला करता है, और पिछले ये 27 साल पुराना आदेश है। जबकि आज की डेट में महंगाई कितना बढ़ गया है, रेडिएशन कितना बढ़ गया है। पहले का जो एक्सरे कम होता था, आज की डेट में एक्सरे बढ़ गया है, रेडिएशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है। इसके लिए जो 50 रुपये 27 साल से परिवर्तन नहीं हुआ है, तो वो कम से कम 5,000 रुपया तो करना चाहिए महंगाई को देखते हुए। और इतना खतरनाक है रेडिएशन, और उसके शिकार हमारे बहुत सारे भाई और बहनें इसके शिकार होते जा रहे हैं। इसका उदाहरण आप हमारे छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं। जैसे एक पुष्पा नाग हमारी बहना है, वो गर्भवती थी और अपने संबंधित अधिकारी को उन्होंने लिखित में आवेदन दिया कि सर मैं गर्भवती हो गई हूँ और मुझे रेडिएशन क्षेत्र से हटा के कोई अन्य कार्य दिया गया, लेकिन वो अपना कार्य को नहीं ऐसा माने नहीं और उसको कार्य करवाते रहे, और कार्य करवाने के कारण ही उनका गर्भपात हो गया, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। इसी प्रकार से सेकेंड अगर उदाहरण देखें तो ममता सोनवानी बिलाईगढ़ में कार्यरत रेडियोग्राफर हैं, जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। ये भी रेडिएशन का शिकार हो चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं रेडिएशन का शिकार, क्योंकि उनके कथन के अनुसार पिछले 10 साल से काम करने के कारण वो गर्भवती नहीं हो पा रहे हैं, मां नहीं बन पा रहे हैं। इसका जांच और इलाज के लिए रायपुर लगातार उनका आना जाना लगा रहता है, और रायपुर लगातार आना जाना के दरमियान उनके पति का एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गई, और उनके जांघ का हड्डी टूट गया है और हाथ का हड्डी भी टूट गया है, और आज भी वो वीआई हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि उनका पूरा परिवार जो है उजड़ गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है? रेडिएशन। इसी प्रकार से बालोद में लक्ष्मी नायक जी रेडियोग्राफर पिछले 10 साल से कार्य कर रहे हैं, वो भी मां नहीं बन पाए हैं, और उनको ट्यूबरकुलोसिस की भी शिकायत हो गई है और हेडेक भी हो रहा है। इसी प्रकार से छाया चौहान जो बरमकला में पदस्थ हैं रेडियोग्राफर के पोस्ट में पिछले 10 साल से,
वो भी रेडिएशन का शिकार हो गए हैं, वो भी मां नहीं बन पा रहे हैं और उनको ट्यूमर भी हो गया है और 2 बार ऑपरेशन करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आज के डेट में भी वो हॉस्पिटल में एडमिटाइज हैं और इसी प्रकार से प्रदेश में और भी रेडिएशन का शिकार हो गए हैं और शासन से विनती निवेदन प्रार्थना है कि वो इस चीज़ को समझें और रेडिएशन अलाउंस जो 50 रुपया मिल रहा है 5,000 दिया जाए। हमने बेसिक का 10% लिख के दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, माननीय सचिव जी को, संचालक महोदय को। आपसे पुनः स्मरण पत्र के माध्यम से आज की डेट में मैं पुनः देने के लिए जाऊंगा। आपसे पुनः अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारी 5 मांगे हैं उसको पूरी करो। और क्या 5 मांगे भी? 5 मांगों में सबसे पहला जो मांग है रेडिएशन अलाउंस, जिसके बारे में बताया हूं मैं। दूसरा जो मांग है, सभी कैडर का प्रमोशन चैनल रहता है, हम लोग का कोई भी प्रमोशन चैनल नहीं है। रेडियोग्राफर से शुरू होकर रेडियोग्राफर में खत्म हो जाते हैं, कोई भी प्रमोशन चैनल नहीं है। तीसरा नंबर का जो हमारा है, सभी का नाम परिवर्तन किया जाता है, एक अच्छा नाम दिया जाता है ताकि शासन प्रशासन का भी नाम होता है और कार्यरत कर्मचारी का नाम होता है। हमारा रेडियोग्राफर रखा गया है नाम, इसको परिवर्तन करके हरियाणा शासन के अनुसार रेडियोलॉजी ऑफिसर होना चाहिए। जो चौथा मांग है हमारा रेडिएशन अवकाश, क्योंकि हम लोग अत्यधिक संवेदनशील रेडिएशन क्षेत्र में काम करते हैं, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रेडिएशन पड़ता है तो शरीर वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, आघातित होता है, क्षतिग्रस्त होता है। इसलिए साल भर में 12 महीने में 1 माह का रेडिएशन अवकाश देना चाहिए। ये हमारी चौथी मांग है। 5वां जो मांग है वो भी अत्यधिक आवश्यक मांग है। क्यों अत्यधिक आवश्यक मांग है कि पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 150 के ऊपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक ही रेडियोग्राफर है। अगर वो बीमार हो जाता है या शादी में जाता है या ईएल के लिए भी या सीएल के लिए, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है। बोलते हैं कि आदरणीय महोदय जी, कर्मचारी जी, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो आपका विभाग ताला लग जाएगा, कौन करेगा आपके जगह में। तो ये रेडियोग्राफ की जवाबदारी है कि वो भर्ती करे, कि शासन प्रशासन की जवाबदारी है कि भर्ती करे। जबकि रेडियोग्राफर एक ऐसा कर्मचारी है जो उसको सुबह भी काम करना पड़ता है, दोपहर में भी काम करना पड़ रहा है, रात को भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सीडेंटल के कारण एमएलसी केस आता है। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी करता है, 4 बजे से 6 बजे तक उसको ड्यूटी करना पड़ता है और रात को 9 बजे भी जो अपने परिवार के साथ में भोजन करते रहता है उसको छोड़ के एमएलसी केस आता है, अगर प्रभारी का फोन आता है तो उसको जाना पड़ता है। कितनी ये दुर्भाग्य वाली बात है कि रेडिएशन क्षेत्र में काम करने के बावजूद भी, सुबह दोपहर शाम रात काम करने के बावजूद भी, ये जो 5 अति आवश्यक मांग है आज दिनांक तक के पूरा नहीं हुआ है। ये लगभग पिछले 27-30 साल हो गए। बहुत ही शर्म की बात है। बारंबार हमने आवेदन निवेदन किए हैं, उसके बावजूद भी ये मांग को पूरा नहीं किया गया है। पुनः मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और 5 मांगों को अतिशीघ्र पूर्ण करने के कष्ट करें। ये थे हमारे साथ जुड़े कर्मचारी संघ के लोग, जो बता रहे हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बता रहे हैं कि प्रदेश सरकार से पूरी तरीके से इनका विश्वास उठ चुका है। और प्रदेश सरकार जो इनका कहना है कि प्रदेश सरकार जो, इनको लगता है कि मात्र किसानों को वोट पाकर वो अपना सरकार बना सकती है, तो उनके घमंड को तोड़ना चाहते हैं और बताते हैं कि कर्मचारी भी एक बहुत ही बड़ा वर्ग है जो सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। और सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनके मांगों को ध्यान नहीं दिया गया, उनके मांगों को माना नहीं गया, तो आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर भूपेश सरकार को चुनाव में विजय प्राप्त करने में दिक्कत होगी। मैं राहुल अग्निहोत्री, बूढ़ा तालाब, राजधानी रायपुर।